हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। ठीक है, एनसीईआरटी का सार है ये। साथियों, हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज जानेंगे। तो साथियों, भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं होती हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधान से अलग पहचान देती हैं। ठीक है, सो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं भारतीय संविधान की। तो साथियों, लिखित एवं विस्तृत संविधान। हमारा जो भारतीय संविधान जो है वो लिखित है और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इसके दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। तो हमारा जो भारतीय संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान के जैसा ही है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान जो है साथियों बहुत बड़ा है। सो मूल संविधान में एक प्रस्तावना है। जब हमारा संविधान बना था तब एक प्रस्तावना थी। ठीक है, और जिसमें हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है और उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है और 465 के लगभग अनुच्छेद हैं और जिनकी संख्याएं जो है वो 25 भाग हैं और पहले 22 थी, अब 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले साथियों 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये दे रखा है ना, 8 अनुसूचियाँ थी। तो साथियों, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है, यानी लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। साथियों, अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रस्तावना होती क्या है? सो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक एक उत्कृष्ट प्रस्तावना यानी प्रियम्बल होती है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाओं मुख्य रूप से समाविष्ट होती हैं और भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? एक कुंजी की तरह कार्य करती है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी संविधान होता है, संविधान की प्रस्तावना होती है। सो प्रस्तावना जो है भावनाएं निहित होती हैं उसमें, आकांक्षाएं होनी चाहिए होती हैं उसमें और ऑब्जेक्टिव निर्धारित होते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य होने चाहिए जो सभी नागरिकों को समानता की दृष्टि से पहचान कराए। सो अगला है संप्रभुत्व संपन्न राज्य। सो हमारा भारतीय संविधान जो है, हमारा राज्य जो है वो कैसा है? प्रभुत्व संपन्न समाज है हमारा। सो प्रभुत्व संपन्न समाज उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और वैदेशिक नीतियों को निर्धारित करता हो और बाहरी नियंत्रण से सर्वदा मुक्त हो। यानी हमारा जो भारत है वो किसी के चंगुल में ना फंसा हो, वह आंतरिक और बाहरी पूर्णतः स्वतंत्र हो। ठीक है, सो भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। सो हमारे जो इंडिया का जो संप्रभुता है, जो पावर है, सॉवरेंटी है, किसके हाथ में है? सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो जनता है, क्योंकि जनता जिसको चाहे सत्ता में बिठाल सकती है, जनता जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकती है। सो पीपल ही इस देश के सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं क्योंकि सॉवरेंटी उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, यदि भारत आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार है। सो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भारत जो है किसी भी राज्य का सदस्य हो, लेकिन उसकी मर्जी है, मतलब अब हमारी इच्छा अनुसार ही वह किसी का भी सदस्य बन सकता है। सो साथियों, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा जो भारत है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है। सो लोकतांत्रिक जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्रात्मक और इंग्लिश में बोलेंगे डेमोक्रेटिक। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भारत में प्रतिनिधित्व मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्धारित निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। सो यहाँ डेमोक्रेटिक है,
डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर, और पावरफुल जो है वो जनता के हाथ में ही पावर है। जनता जिसको चाहे शासन पर बिठा सकती है, जनता के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि रिपब्लिक को हिंदी में बोलेंगे गणराज्य। इसका मतलब है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार होता है। और साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति होता है, जो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। साथियों संसदीय सरकार, इसका मतलब क्या होता है? संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है, जो वेडमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी मंत्रिपरिषद होती है, में निहित होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। गणराज्य का मुख्य कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में निहित है? वो प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है। ठीक है। यदि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। साथियों राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति, मतलब सारी पावर जो होती है राष्ट्रपति में होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने सलाह पर ही करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है काम। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। साथियों भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की मुख्य विशेषता होती है, और इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिका की संविधान से मिली हुई है। साथियों जो फंडामेंटल नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथियों ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की जब विशेषताएं पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पाई जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता और पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान दिए गए होते हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय पाया जाता है। यहाँ कठोर और लचीला संविधान पाया जाता है। यहाँ समय समय पर संशोधन होते रहते हैं साथियों, और संविधान के लचीलेपन को ये दर्शाता है। और यहाँ पर 7वां, 42वां, 73वां, 74वां संशोधन हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और साथियों यहाँ एकल नागरिकता है, जो कि दोहरी नागरिकता की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहीं भारतीय संविधान केवल एक ही नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप को अपनाए हुए है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। यहाँ वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है यहाँ, और वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। यहाँ 21 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हों वो व्यक्ति वोट दे सकते हैं। और 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। साथियों यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ
और समाजवादी राज्य की कल्पना करता है। यहाँ पर मूल कर्तव्य हैं यहाँ पर, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है, विधि का शासन अपनाया जाता है और अनेक देशों के संविधान का तत्वों को समावेश किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो सकता है। भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के मूल्यों में स्वतंत्रता शामिल है, लोकतांत्रिक शामिल है और पंथनिरपेक्ष शामिल है, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और भ्रातृत्व जो फ्रेटर्निटी को मानता है और समानता। तो ये सारी चीज़ों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषता हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं और शायद ही इसके बराबर किसी का संविधान हो। तो ये बहुत ही बड़ा संविधान है हमारे भारत का। सो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसमें ऐड और कर देते हैं हम मूल्य फंडामेंटल ड्यूटी भी है यहाँ पर, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ये चैप्टर हो जाता है।